सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे सभी साथीगण मित्र, मेरे भाई बहन सभी जुड़ जाइए मेरे से। आज हम चर्चा करने वाले साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज पर। मैंने टॉप 12 प्रश्न लिए हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ही सहायता दिलाएंगे। और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। देखो, गागर में सागर भरने देने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि प्रश्न भले 12 हो, लेकिन ये पूरे सिलेबस पर आधारित है। मतलब दो दो प्रश्न मैंने प्रत्येक यूनिट से लिए गए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, ये रीट और सीटेट 2020 के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो साथियों, इससे पहले मैंने 35 जो टेट से सोल्व करवा देना, उनको जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखना। बहुत ही अच्छी लेवल के प्रश्न लिए हैं मैंने, और बहुत शानदार प्रश्न है। आप एक बार देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथीगण सभी मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं लेकर आता हूँ प्रश्न बिना समय गंवाए। प्रश्न नंबर पहला जो है, देखो ये आ गया स्क्रीन पर। क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर पहला जो है ये आ गया स्क्रीन पर। ये देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है। पहले तो सभी जने क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। क्योंकि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। मतलब कि अल्पवयस्क का मतलब क्या होता है। पहले तो अल्पवयस्क का मतलब ये होता है साथियों, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उसे हम, और देखो 18 वर्ष से कम होती है उसे तो हम, जो पिक्स 18 हो जाती है उसे तो हम वयस्क कहते हैं। 18 से ऊपर वाले को वयस्क कहते हैं, और 18 से नीचे होती है उससे क्या कहते हैं हम, अल्पवयस्क। यानी मतलब 18 से नीचे वाली आयु। उस उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक का मतलब होता है उसका संरक्षण। जो उसको पालन पोषण कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभिभावक का मतलब जरूरी नहीं माता पिता ही वो, देखो। तो इस उनकी जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं वो अभिभावक है। तो बताओ क्या भूमिका होनी चाहिए उनकी, जल्दी से बताइए मुझे। देखो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ना, ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा आप बताइए। बिल्कुल ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 को जाएगा, अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय का मतलब होता है कि आगे से एक्टिव रहना। उनको आगे से क्या रहिए, वो आगे से सक्रिय रहेंगे ना, तब जाके अभिभावकों की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए साहब स्टार्ट। दूसरा प्रश्न मैं लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साहब। ये प्रश्न जो है ना, इसका कोई भी मेरा भाई बहन साथीगण है मित्र, कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका स्क्रीनशॉट न ले और अपने लिए इसको सेव ना करे। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस इसी प्रश्न के होते हैं, और यही प्रश्न सिलेक्शन भी दिलाने में 100% सहायक होता है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में, खेल मैदान में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे का सभी जो विकास होता है ना, अभी तक आपने पढ़ा होगा और आप खेल मैदान लगाने वाले होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है साहब। ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विद्यालय और कक्षा में। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से समझ के ही उत्तर देना। ये मनोविज्ञान है साहब, बहुत ही मतलब मन का विज्ञान है ये। आप ऐसे इसको सोचते हो ना, जैसे आप सोचते हो ऐसा नहीं होता है इसमें। ये प्रश्न क्या पूछ रहा था, देखो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। कौन से विकास की, अब आप पूछ रहे हो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। अगर जिस भी भाई बहन को संज्ञानात्मक विकास पता नहीं है, तो वो प्ले लिस्ट में जाना। मनोविज्ञान का मैंने कोर्स करवा रखा है, क्रैश कोर्स, उसमें देखना। मैंने मनोविज्ञान का जीन पियाजे का जो सिद्धांत करवा रखा, उसको पढ़ना, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो अच्छे तरीके से बताओ कहाँ परिभाषित किया जाता है। देखो ये परिभाषित की बात कर रहा है, तो ये परिभाषित कहाँ किया जा सकता है साहब, ये विद्यालय और कक्षा में ही किया जा सकता है। तो तीसरा प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट सभी जने ले लेना। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब जो तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है साहब, ये स्क्रीन पर आ चुका है। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न नंबर 3 है, ये कहना चाहता है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। मतलब कि देखो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उसको उचित कदम उठाने चाहिए। ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। देखो एक सीधी सी बात बता दूं मैं, शिक्षक है ना वो, तो ये शिक्षक का अभिन्न मित्र होता है। कौन, श्याम पट। ये शिक्षण विधि में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये जो है ना अभिन्न मित्र होता है। कौन सा मित्र होता है साहब, तो अभिन्न मित्र होता है। अभिन्न मित्र का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। कौन, श्याम पट। ये क्या होता है, इसका मित्र होता है। तो बताओ अब इसका ये उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, स्वाभाविक है करेगा ही सही है। तो इसका तो कोई रोल हुआ नहीं। प्रश्न पूछना, चर्चा करना, कहानी सुना। देखो कहानी जरूरी नहीं कि हर चीज़ में हम कहानी सुना के ही हमारी
हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि बढ़ा बढ़ा सके। और ये भी ज़रूरी नहीं कि बार बार चर्चा से हम कर सकें। हम क्या कर सकते हैं, देखो हम जो प्रश्न पूछना, जैसे अभी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, तो आप अभी आप सक्रिय हो सभी जने। अगर ये कई प्रश्न आप किताब से पढ़ते, आप किसी किताब को खोल के पढ़ लो, भले प्रश्न यही हो उसमें और भले उत्तर भी यही हो उसके, भले ऑप्शन भी यही हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन आपका मन भटकता रहेगा। लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो आप, वीडियो के माध्यम से आपको ये एक अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं, हम जल्दी से जल्दी उत्तर दें और आगे बढ़े। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना ही एक शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि बना सकता है, एक शिक्षक। चौथे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं। देखो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है चौथा भी। चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो चौथा प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि ये रहा चौथा प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है, चौथा प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, निम्न में से क्या आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। आजकल की जो शिक्षा दी जा रही है ना, उनकी क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। तो बालकों के भविष्य में सुधार करते हैं। देखो बहुत से बच्चे तो पढ़ के यही लगा देंगे कि हाँ यार, आज की शिक्षा जो दी जा रही है बालकों के भविष्य में क्या कर रही है, सुधार कर रही है। फिर दूसरा ऑप्शन है, इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है, इसमें ज्ञान उच्च श्रेणी का होता है, इसमें ज्ञान का स्वरूप नीरस है। बिल्कुल मेरे साथीगण, इसका करेक्ट आंसर आप दे पा रहे हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान देना, आजकल की जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा पूरी तरह से क्या है, इसमें ज्ञान के स्वरूप को सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल रूप है भाई। आजकल आजकल किताबें पकड़ा देंगे बच्चे को, बेचारा बच्चे से किताबें तुके चाहे तुके नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, किताबें पकड़ा देंगे। इतना ज़्यादा बोझ है शिक्षा का कि मतलब यार, शिक्षा पद्धति को बिल्कुल ही आज बेकार हो चुकी है यार। मतलब बेरोजगार को जन्म दे रही है शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और व्यक्ति देखो खुद का उसका चिंतन मतलब खुल सके पूरी तरह से। अब क्या हो रहा है, देखो हमें छठी से लेकर 12वीं तक किताबें पकड़ा देंगे, किताबें पढ़ो, अच्छे परसेंट बनाओ, प्रतिभाशाली बन जाओ, और बाकी 12वीं के बाद फिर को BA कर लो और वापस बेरोजगार की बेरोजगारी। देखो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें मतलब खुद आत्मनिर्भर बन सके हम। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये सैद्धांतिक शिक्षा कुछ नहीं करती है बस। आधे तो सैद्धांतिक गलत होते हैं, सीधी बात तो ये, आधे तो सैद्धांतिक जो होते हैं ना ये गलत होते हैं, और पता नहीं कौन कौन से डाल दिए और पता नहीं शिक्षा चल रही है ये। तो देखो ये इसका ये बिल्कुल करेक्ट रहा है। जो शिक्षा ज्ञान है ना, ये क्या है, बिल्कुल सैद्धांतिक है, और सैद्धांतिक ज्ञान कहीं काम नहीं देता है। आपने किताब में पढ़ा है कि जैसे कि मान लो एक छोटी सी चीज़ बता दूँ मैं आपको, कहीं भी चीज़ आपने किताब में पढ़ी हुई है ना, वो ज्ञान आप दैनिक जीवन में उपयोग करो, आप 100% दे ही नहीं पाओगे। ये आप प्रैक्टिकल करके करोगे तो 100% आप दे पाओगे। अब मैं चलना चाहता हूँ पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न आ गया। देखो पाँचवा प्रश्न क्या कहना चाहता है, पाँचवा प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, आपको बताना है पूर्व प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साहब, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ता है। सामान्य भाषा में से ये यहीं तक परिभाषित किया जाता है। पहली से लेकर 5वीं तक का बालक जो होता है उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। अब पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो अब आप खुद सोच लो, पहले का मतलब है आंगनबाड़ी में जो बालक जाता है ना, आंगनबाड़ी में जो बालक जाता है उससे हम बोल सकते हैं क्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो अब कब जाता है वो, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का जो बालक होता है ना, ये आंगनबाड़ी में घूमने जाता है। अब मैं छठे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। छठा प्रश्न भी मैं स्क्रीन पर पेश कर दूँ, मेरे सभी साथीगण इसका उत्तर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। संवेगात्मक बुद्धि है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दोगे आप, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साहब, मैं बता दूं आपको क्या होगा, गोल मोल हो जाएगा, क्या होगा तो इसका ध्यान देना, डेनियल गोलमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में प्रश्न देखो, याद कैसे रुकिए, मैं एक याद करने का सिंपल तरीका बताऊँ, थोड़ा मजाकी तरीका है, मतलब आपको हंसी आएगी लेकिन मैं बता दूं फिर भी। लोकप्रिय कौन होता है, जो देखो गोल मटोल होता है ना, गोल मटोल जो होता है ना, वो क्या होता है, लोकप्रिय होता कि नहीं होता। कहीं पे भी जाओ तो भी MOT, मतलब कोई भी बोलेगा ना तो देखो ये क्या करेगा, ये भी गोल मैन है, तो लोकप्रिय कौन होगा, गोल मैन होगा। समझ में आई नहीं है ये चीज़, तो इस ऐसे याद कर लेना इनको। अब मैं कौन से प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अब जो 7वां प्रश्न है ये आ गया स्क्रीन पर। देखो प्रश्न 7वां आ गया स्क्रीन पर। क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। ये जो 3 सिद्धांत दे रखे हैं, इनमें से व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है अधिगम का, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साहब, पहला का ऑप्शन क्या, देखो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। तो देखो सब जो है ना अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत ही है, तो इसका मतलब क्या, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अब 8वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश करता हूं। इससे पहले मेरे सभी साथीगण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करो यार। मतलब कम से कम अगर एक जना भी इसको शेयर करेगा ना, और वो 100 मित्रों के पास शेयर करेगा, 10 जना शेयर करेगा तो 1000 मित्रों के पास आराम से चला जाएगा। तो शेयर तो प्लीज़ करो यार सभी जने मिलकर।
तो अब मैं 8वां प्रश्न लेकर आता हूँ। देखो स्क्रीन पर 8वां प्रश्न आ गया है। देखो 8वां प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब, ये लो 8वां प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। तो देखो थोड़ा घुमाया हुआ प्रश्न है, बाकी आपने प्रश्न पढ़ रखा है पहले। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा R.M. गेने, B.S. ब्लूम, वर्दीमर एवं अन्य B.F. स्किनर। तो कोई सोच रहा होगा सर इसमें स्किनर आ सकता है, लेकिन ध्यान देना स्किनर बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्दीमर, वेक्स वर्दीमर। और अन्य में कौन कौन आता है, देखो अन्य में आता है एक तो कौन, कोफ्का, कुर्त कोफ्का आता है, कोफेका, अब नाम है देखो मनोवैज्ञानिक है ये, कुर्त कोफ्का आता है। एक हमारे आते हैं, इसमें ध्यान देना, एक तो ये हो गए कौन, मैक्स वर्दीमर, एक हमारे कुर्त कोफ्का आ जाएंगे, कोहलर आएंगे, इनमें ध्यान देना कौन आएंगे, कोहलर, ये नाम इसमें आते हैं। और समग्रता का मतलब होता है पूर्णागार, और पूर्णागार का मतलब ही होता है गेस्टाल्टवाद। समझ में आया कि नहीं आया चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं साहब 90वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 9वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है साहब, गजब का प्रश्न है ये। पहले तो क्या करोगे आप, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो साहब जो भी मैं VMI लिखता हूँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना बिना कहे। ये नहीं है ना, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में मिलेंगे, मैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तो देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। कहीं पे नहीं पढ़ा होगा आपने, चाहे मनोविज्ञान की कितनी किताबें पढ़ ली, कितने ही यूट्यूब पे आपने वीडियो देख लिए होंगे, कितनी कोचिंग कर ली होगी आपने, कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये मिल ही नहीं सकता आपको प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बहुत गहराई से लिया गया प्रश्न है साहब। तो क्या है देखो प्रश्न ये, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ध्वनि को, जल्दी से बताइए मुझे, क्या कहेंगे ध्वनि को। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साहब, ये इसका जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 को, क्या जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक। ध्यान देना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से मेरे साथीगण कौन सा ऑप्शन लगाने की सोच रहे होंगे, तीसरा, लेकिन इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुबंधित उद्दीपक। देखो प्रश्न क्या करना चाहता, पावलोव ने अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को जो है ना, उस ध्वनि को नाम दिया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनुबंधित उद्दीपक। क्यों, क्योंकि वो बंधा हुआ है उस उद्दीपक के साथ, इसलिए। अब साहब मैं 10वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं, देखो बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है। 10वां प्रश्न ये आ गया, 10वां प्रश्न ये कहना चाहता, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में कहा गया। देखो दोनों प्रश्न मैंने पावलोव से लिए, और ये प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। साथियों मेरा विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो आप बुक को खोल खोल के देख लेना, जितनी भी आपके पास मनोविज्ञान की किताबें हैं, जितनी भी राइटर की किताबें हैं, उनको एक बार पढ़ लेना। अगर ये प्रश्न कहीं मिल जाए तो मेरे को कमेंट करके बोल देना कि गुरुजी ये प्रश्न मिला था। यूनिक प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए मुझे, क्या कहेंगे इसको। इसको साहब हम कहते हैं भोजन की भाषा, भोजन को अनुबंधन की भाषा में कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक। ये जो है ना पावलोव का सिद्धांत, ये आपने देखा ही नहीं होगा अब तक ऐसे प्रश्न, पावलोव का पूरा सिद्धांत आता होगा आपको, लेकिन क्या बोलते हैं इसे, अनानुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो साहब अब मैं चलता हूँ 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूँ, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब कि पठन संबंधित विकार किससे संबंधित है। पठन संबंधित विकार जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये प्रश्न पढ़ा हुआ तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। डिसलेक्सिया, पठन संबंधित विकार है वो क्या है, डिसलेक्सिया। ये डिस्फेजिया जो है ना, ये किससे है, तो साहब ये है हमारे संप्रेषण से संबंधित है। अब मैं और यहाँ पे ध्यान देना, बाकी तो ये ऐसे नाम लिख दिए हैं। अब जी मैं चलना चाहता हूँ अगले प्रश्न की ओर। आज का जो लास्ट प्रश्न है साहब मैं स्क्रीन पर पेश कर दूँ। और अभी तक मेरे साथीगण हैं जिनको ये लग रहा है कि नहीं रीट की तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो मुझे कमेंट करके बताओ। जो भी देखो आपकी समस्या हो ना, मेरे सभी साथीगण, मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सभी ध्यान दें। जो भी आपकी समस्या है ना, आपको लग रहा है कि देखो आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको लाइव आकर उस समस्या का हम आपस में डिस्कशन करेंगे। देखो ये मैं जरूरी नहीं, ये नहीं कहता मैं कि आपका उस समय समाधान कर ही दूंगा, लेकिन एक हो सकता है उसका समाधान हो सकता है। इस दुनिया पर ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई आपको टॉपिक कठिन लग रहा है, कोई अलग चीज़ समझनी है आपको, तो आप मेरे को पर्सनल डिस्कशन करेंगे हम। जो आपको आता है मेरे को बताओगे, मेरे को आता है मैं आपको बताऊंगा। तो हमें लाइव आके आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप कमेंट करके आपकी समस्या जरूर नोट कराइए मुझे,
तो साथियों आज का 12वां प्रश्न है, स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न है। सकारात्मक दंड जो है, सकारात्मक दंड की बात कर रहा है। देखो क्या सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड क्या होता है। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी ये भी होता है क्या। हमने तो नकारात्मक दंड तो बहुत पढ़े थे, लेकिन सकारात्मक दंड की तो आप पहली बार बात कर रहे हो। तो देखो पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, मनोविज्ञान कहता है इसके बारे में कि सकारात्मक दंड जो होता है ना, ये भी बहुत मतलब खतरनाक दंड होता है। देखो कैसा दंड होता है, तो मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और ये है मीन में निकालना बंद। क्या है ये देखो, ये तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ये तो आपको सबको लग रहा होगा, ये मीन में निकालना बंद करना, ये तो आपको सकारात्मक दंड लग नहीं रहा होगा। लेकिन ध्यान देना, आपको उपयुक्त सभी भी नहीं लग रहा होगा। ये अगर नहीं लग रहा तो ये भी नहीं लग रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा होगा, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। लेकिन बिल्कुल ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों के द्वारा उपहार। मित्र मित्र जो होते हैं ना, मित्रों के द्वारा उपहास जो होता है ना, तो मित्रों है, मित्रों के द्वारा उपहास जो होता है ना, यही क्या होता है, सकारात्मक दंड होता है। तो साहब ये थे 12 प्रश्न। कैसे लगे प्रश्न, अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं जो भी मेरे से जुड़ चुके हैं, जिनको मैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट मानता हूँ, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ, यदि मेरी आवाज़ वो सुन पा रहे हैं तो जैसे कि हरीश जी है, भावना जी हैं, और मधुसूदन जोशी है, और भी दोस्त हैं जिनकी मैं नाम बोल दूँ, ये हमारे दोस्त जिनके मैं नाम बोले, ये इस प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक, जो भी रीड सीटेट की तैयारी कर रहा है उनके पास इस चैनल की लिंक को शेयर करें व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी, तो अच्छे खासे व्यू आने लग जाएंगे। देखो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, मैं तो दोनों की बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो आप आपका ही फायदा है, मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, और शेयर जरूर करें इसको।